हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनीता अनु ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे गाइस। मैं भी ठीक हूँ और ईश्वर की कृपा है तो आगे भी सब बहुत बढ़िया ही होगा गाइस। कल मेरा वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और बहुत ज़्यादा हेडेक अलग हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो भी अपलोड करने की कल कोशिश करी थी कि टाइमली मैं अपलोड कर दूँ। तो फ़ोन में भी कुछ दिक्कत हो रहा था, नेट नहीं चल रहा था और कल का मौसम भी यहाँ का बहुत बेकार था, तो शायद नेटवर्क भी प्रॉब्लम हो रहा था। तो बहुत आंधी तूफान भी चल रहा था और क्या हुआ कि टाइमली वीडियो भी अपलोड नहीं हो पाया और फिर मेरे भी इतना ज़्यादा हेडेक होने लगा। ऑलरेडी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और फिर मैं ये फ़ोन में बहुत बार लगी रही पर मेरा अपलोड ही नहीं हो पा रहा था। और कब अपलोड हुआ जब टाइम निकल चुका था, रात में 7-8 बजे, तो उस समय अपलोड करने का कोई मतलब नहीं रहता, पब्लिक करने का। तो फिर वो वीडियो मेरा आज जाएगा। तो अगर कल वीडियो नहीं जा पाया उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ और आगे से मैं कोशिश करूँगी कि मेरे वीडियो कंटिन्यू आए। आई होप आप लोग समझेंगे। और जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ गाइज़ जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है गाइज़, मेरे चैनल को जल्दी से शेयर कीजिए, आगे शेयर कीजिए गाइज़, क्योंकि आपकी एक छोटी सी मदद मेरी बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है गाइज़। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। तो लास्ट वीडियो में गाइज़ मैंने आपको बताया था कि मैं अभी आपसे यहाँ पर पूरे अपने ससुराल की जर्नी शेयर कर रही हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि 1 अक्टूबर 2020 से मैं कंटिन्यू अपने मायके में रह रही हूँ, 1 अक्टूबर 2020 से, ठीक है। मैं ये चीज़ आपसे बार बार बोलती हूँ क्योंकि मैंने 2-3 वीडियो में मैं कंटिन्यू बोलते आ रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसी सिचुएशन हुई थी गाइज़ कि मैं नवंबर में 2019 में आई थी अपने मायके और उसके बाद 8-9 महीने मायके में रहने के बाद 2 महीने के लिए मैं फिर वापस ससुराल गई थी, है ना। तो 2 महीने का टाइम मैंने वहाँ बिताया था और उसके बाद फिर मैं वापस अपने मायके आई हूँ। तो मैं 1 अक्टूबर 2020 को मैं अपने कहाँ आई हूँ, अपने मायके आई हूँ और मैं कंटिन्यू तब से मैं यहाँ रह रही हूँ। अभी चल रहा है 2024, फरवरी 2024। तो आप सोचिए 2021, 22, 23 और ये चल रहा है 24, तो लगभग 3-3.5 साल समझ लीजिए कि मैं अपने मायके में रह रही हूँ। तो आज की वीडियो में गाइस मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैंने कोर्ट केस कब किया और मुझे उसका क्या जवाब मिला, है ना। तो ऐसा नहीं है गाइस कि मैं मायके आ गई तो मैंने टोटली सोच लिया। देखिए हर रिश्ते में टाइम दिया जाता है ना। तो मैंने अपने रिश्ते में भी टाइम दिया और मैंने ऐसा नहीं कि मैं मायके आई और डायरेक्टली मैंने कोर्ट केस कर दिया, है ना। सिचुएशन मैंने आपको पिछले जितने भी वीडियो हैं, आप लोगों ने अगर मेरे वीडियो को वॉच किया होगा तो आपको समझ में आया होगा कि मुझे कितनी प्रॉब्लम्स हुई थी ससुराल में, क्या-क्या मेरे साथ हुआ, ये सब आपको पता ही होगा। मैं उन बातों को फिर से मैं इस वीडियो में नहीं शेयर कर पाऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। और जो लोग नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे पिछले वीडियो को देखिए, तो उससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। तो जब मेरे हस्बैंड नहीं सुधरे, मुझसे फाइनली बोल दिया गया मेरे हस्बैंड ने कि मैं नहीं सुधरूँगा। मेरी सास वगैरह का भी जो भी रिएक्शन था, उन्होंने तो मुझे बहुत ताने मारे थे कि तुम भी दूध की धूली नहीं हो, तुमको रहने खाने को मिलता है तो क्या, ये सारी बहुत सारी चीज़ें हुई थी, बहुत ड्रामा हुआ था। वो 2 महीने के लिए भी गई थी तो किसी के भी व्यवहार में कोई चेंज नहीं आया था और मेरे हस्बैंड ने तो मेरे को साफ बोल दिया था कि मैं नहीं सुधरूँगा, मैं ऐसे ही रहूँगा। उसके जो जेठानी के साथ रिलेशन थे वो वैसे ही कंटिन्यू करेगा और उसको एक्सेप्ट करते हुए मुझे रहना है तो मैं रह सकती हूँ, नहीं तो मैं जा सकती हूँ। तो मुझे ससुराल छोड़ना पड़ा। 1 अक्टूबर 2020 से मैं कंटिन्यू मायके में रह रही हूँ। मैंने कोर्ट केस कब किया गाइस, मैं कोर्ट में कब गई, मेरा केस कब फाइल हुआ है, कब रजिस्टर हुआ है, मैं आपको बता रही हूँ। अगस्त 2022, अगस्त 2022 को, अगस्त के फर्स्ट वीक में ही, अगस्त 2022 को मेरा केस रजिस्टर हुआ है और मैं कब आई थी, 1 अक्टूबर 2020 को, ठीक है। तो 20 के बाद 1 अक्टूबर 2021 1 साल हुए, 1 अक्टूबर 2022 2 साल हुए, 10 महीने आप समझ लीजिए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 10 महीने, 1 साल में 2 महीने बस और कम थे। लगभग 3 साल मैंने वेट किया गाइस मायके में रहने के बाद, है ना। तो तब मेरा केस रजिस्टर्ड हुआ है ना। तो मैं केस रजिस्टर्ड करी हूँ, उसके बाद ऐसा नहीं है कि मैंने सीधे केस रजिस्टर्ड कर दिया, है ना, कोर्ट में मैं सीधे चली गई, नहीं। मैंने कुछ दिन वेट किया, मैंने
कोर्ट भी गई तो मैंने मतलब सीधे कोर्ट में नहीं गई, मतलब मैंने पहले अपने वकील से बात करी और वकील से मैंने पर्सनली नोटिस बनवाया, ठीक है ना। मेरे वकील ने भी मेरे को एडवाइस दिया था कि आप एक और मौका और दे के दीजिए, और मुझसे भी पूछा था तो मैंने बोला था ठीक है, इतना जब मैंने इतने मौके दी हूँ तो एक और मौका देने में क्या हर्ज है ना। क्योंकि गाइस मेरे साथ मेरी बेटी थी है, मतलब छोटी सी मेरी बेटी है, अभी वो 4 साल की हो चुकी है, उस समय तो वो बहुत छोटी थी, तो मुझे उसका फ्यूचर भी देखना था, है ना। तो मतलब मैंने अपनी लास्ट कोशिश, मतलब कहना चाहिए कि मरते दम तक जो इंसान करता है ना कि शायद इससे नहीं तो इससे, इससे नहीं तो इससे, कैसे भी करके इंसान सुधर जाए, है ना। तो मैंने तब भी एक पर्सनली नोटिस भेजा जिसमें भी यही गुहार लगाई गई थी कि आप अपनी चीज़ों को सुधारेंगे, आप अपनी हरकतों को सुधारेंगे तो मैं रहने के लिए आपके साथ तैयार हूँ, बस आप मेरे को आश्वासन दे दीजिए कि ये चीज़ें आप दोहराएंगे नहीं। तो उसका मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं आया, मेरे हस्बैंड के पास से कोई भी रिप्लाई नहीं आया, आज तक मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं है उस नोटिस का, और वो नोटिस मेरे पास है, उसकी कॉपी मेरे पास है, ठीक है। तो उसका कोई जवाब नहीं है। जब मेरे पास कोई जवाब नहीं आया तो अब मैं क्या करती गाइस, मेरे पास कोर्ट जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, तो मजबूरी में मुझे कोर्ट ही जाना पड़ा। और जब मैं कोर्ट गई ना तो केस ऐसा नहीं होता गाइस कि आज हम गए और कल हमारा केस लग जाए, उसमें भी बहुत टाइम लगता है। तो फाइनली मेरा केस मतलब रजिस्टर्ड हुआ, मतलब मेरा अगस्त 2022 में, ठीक है। तब से मैं आज तक स्ट्रगल कर रही हूँ, मुझे वहाँ से मतलब कोई भी राशि या कोई भी अमाउंट नहीं मिला है। और वो जो वकील ने जो मेरे साथ किया ना, मैं जो भी केस धाराएं लगी वो मैं आपको एक दिन बताऊंगी। और अभी मैं लास्ट एक वीडियो गया था मेरा जिसमें मैं मेरा 23वीं पेशी के बारे में मैंने बताई, उसमें थोड़ा सा मैंने आप लोगों से शेयर भी किया है कि कैसे वकील ने मेरे साथ माइंड गेम खेला है। क्योंकि हम लोगों को इतना नॉलेज नहीं होता है गाइस, मेरे जैसे ऐसे बहुत से लोग रहते हैं कि एकदम से बहुत ऐसा नॉलेज नहीं होता कि हमको ये धारा लगाना, ये धारा लगाना। हम अपनी सिचुएशन वकील से बताते हैं, फिर वो अपने हिसाब से करता है, लेकिन मेरे साथ वो भी गेम हो गया है ना। अब ये मेरे में कमी है, यही समझ लीजिए जो भी है। तो मैं आगे का आपको बता रही हूँ कि मेरे पास जवाब आया, ये अभी नहीं आया जवाब, बहुत पहले आया है, लेकिन मैं शेयर आपसे कर रही हूँ कि मेरे पास जो जवाब आया है ना, ये जो जवाब आया है मेरे हस्बैंड का, तो उसमें उसने क्या कहा है। सबसे पहली चीज़ तो उसने मुझसे अपने मतलब मैंने मेंटेनेंस का केस लगा है अभी मेरा, और अंतरिम भी लगा हुआ है, लेकिन मुझे अभी 2024 चल रहा है और मुझे वहाँ से एक भी रुपया नहीं मिला मेरे हस्बैंड से, मुझे कोई भी आमदनी नहीं है अभी मेरी, ठीक है। तो मेरे हस्बैंड ने जो जवाब दिया मैं आज आपको उसके बारे में शेयर करूँगी। मेरे हस्बैंड ने मुझे जवाब दिया है, मैंने आपको बताया था कि हम लोगों का बिज़नेस चलता है, बहुत सारे मतलब खेती की भूमि है, प्लाट है, मेरा ससुराल डिंडौरी का है ना। तो वहाँ अमरकंटक चौराहे में पूरी दुकानें हैं, जो लोकल डिंडौरी के वो सब जानते हैं, क्योंकि नायक फैमिली, मेरी जो ससुराल है नायक फैमिली है, वो पूरा वहाँ फेमस फैमिली है, मतलब पूरे डिंडौरी डिस्ट्रिक्ट में इस फैमिली को सब लोग जानते हैं। और मेरे जेठ जेठानी तो पॉलिटिक्स में तो ऑलरेडी सब जानते हैं। तो मुझे, मैं नहीं भी बताऊँगी ना उन लोगों को तो उनको पता है कि मेरी हम लोगों की प्रॉपर्टी कहाँ है क्या नहीं है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने क्या जवाब भेजा है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। उसने सबसे पहले ये जवाब दिया है कि उसके जो माता पिता हैं वो उसके ऊपर आश्रित है ना। ये जवाब दिया है मेरे हस्बैंड मयंक नायक ने कि मेरे जो सास ससुर हैं वो मयंक नायक के ऊपर आश्रित हैं, ठीक है। और मयंक नायक, इससे ये जवाब दिया है, मैं उसी से बता रही हूँ, मैं अपने मनगढ़ंत कुछ भी नहीं बता रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने जो जवाब दिया मैं वो बता रही हूँ। उसका कहना है कि 30 मतलब वो एक ट्रक उसके पास एक ट्रक है ना। तो जिसका खर्चा मतलब उससे उसको कितनी आमदनी होती है, 30,000 की आमदनी होती है। तो जिसमें से 30,000 में से उसने ये बताया है 30,000 की आमदनी है ना। और 30,000 में मतलब उसका ये होता है कि ड्राइवर का और डीजल वीजल का, मतलब ड्राइवर के लिए वो 8,000 रुपये पेमेंट कर देता होगा जो भी होगा, और 7,000 रुपये वो ट्रक के मेंटेनेंस में चला जाता है। तो ऐसे उसके पास पता नहीं कितना बचता है, मतलब कि 7-8 हज़ार रुपये ऐसे बचते हैं उसके पास खर्चे के लिए। तो उसको मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मतलब मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए कुछ नहीं है, 1 रुपये नहीं है। तो गाइस जो लोग वहाँ रहते हैं, अब आप बताइए, ये इंसान देखिए, एक तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, मेरे सास ससुर किसी के भी ऊपर आश्रित नहीं हैं, है ना। बाकी चीज़ें तो मैं बाद में शेयर करूँगी, मैं आप बस यही बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने जो मुझे जवाब दिया है ना कि उसके पास एक ही ट्रक है। और मैं चाहती हूँ कि वो वीडियो ना आपसे तो एक मतलब कहना चाहिए गाइस, बहुत ज़्यादा गुजारिश है कि प्लीज़ ये वीडियो को डिंडोरी में
जितना ज़्यादा हो सके, अगर कोई मेरे सब्सक्राइबर हैं जो डिंडौरी से या मंडला वगैरह से बिलोंग करते, तो प्लीज़ मेरे मतलब वीडियो को शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो डिंडौरी तक चला जाता है तो क्या बात है। वहाँ के लोगों को कम से कम पता होना चाहिए कि ये फैमिली क्या है और ये किस टाइप की हरकतें कर रही है। मतलब मैं उस घर की बहू हूँ, मैं उस घर की छोटी बहू हूँ, है ना। मेरी एक छोटी सी बेटी है ना, 4 साल की हो गई। एक चिंदी इन लोगों ने उसके ऊपर खर्च नहीं किया, और आज उसका बाप अपनी बेटी को खर्चा देने के लिए भी रेडी नहीं है। उसके लिए उसने क्या एक्सक्यूज़ेज़ दे दिए, जबकि इतना बड़ा बिज़नेस वहाँ फैला हुआ है, लोग वहाँ देखते हैं। इसने क्या जवाब दिया है कि इसके पास ट्रक है और वो मतलब कहना चाहिए उसका मेंटेनेंस में, ड्राइवर में उसका पूरा पैसा चला जाता, तो उसके पास कुछ नहीं बचता। 7-8 हज़ार में वो घर चला रहा है और माता पिता उसके ऊपर आश्रित है। एक तो ये, अभी भी मेरा जो मैटर चल रहा है, अभी भी जेठ जेठानी के साथ इन लोग, मेरी पूरी फैमिली एक साथ रहते हैं, ठीक है। मेरा हस्बैंड अलग रहता ही नहीं, उन्हीं के साथ रहता है। और जो लोकल में है वो लोग तो सब जानते ही होंगे, उनके साथ रहता है। दूसरी चीज़, मेरे सास ससुर किसी के भी ऊपर आश्रित नहीं है ना, क्योंकि उनका वो ऑलरेडी, मेरा जो बिज़नेस चलता है ना, हम लोगों के यहाँ दुकानें वगैरह है ना, उनसे आराम से लाखों रुपए महीना का आता है, लाखों रुपए। सिर्फ दुकान अकेले की बात कर रही हूँ गाइज। अभी तो गोडाउन है, खेती का है, पॉलिटिक्स में है लोग, है ना। इनका जो भी बिज़नेस चलता है, ट्रक गाड़ी डंपर वगैरह ये सब जो भी चलते हैं ना, उसकी आमदनी तो अलग गई। मैं सिर्फ एक ही चीज़ की बात कर रही हूँ, मात्र अभी मैं दुकानों की बात कर रही हूँ, है ना, कि दुकानों से ही इतना खर्चा आ जाता है। और वो दुकान मेरे सास ससुर के ही नाम पे, सास या ससुर जिसके भी नाम पे होंगी, कि ऑलरेडी उससे वो अपने ये दोनों बच्चों को पाल लें, ठीक है ना। वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ना। लाख रुपए तो उसी की इनकम आ जाती होगी मिनिमम, मैं कह रही हूँ दुकान की, मासिक की मैं बात कर रही हूँ। तो लाख रुपए तो आराम से उसके ऊपर भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम 80,000 लाख रुपए तो आती ही आती होगी, बनती होगी। तो क्या इनके इतने खर्चे हैं कि मतलब उसमें उनका पूरा नहीं हो रहा, जो अपने बेटे पे आश्रित हो जाएंगे। मेरे सास ससुर किसी के भी ऊपर आश्रित नहीं है, ठीक है। उनकी इतनी इनकम ऑफ सोर्स है, इतनी इनकम है कि वो बैठे बैठे अपने दोनों लड़कों को पाल सकते हैं, ठीक है। तो मेरा पति क्या इनको पालेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये जो बोलता है कि ट्रक कितने हैं क्या है, वहाँ तो सबको पता है कि ट्रक के अलावा और क्या भी चीज़ें चलती हैं, प्रेस गाड़ी वगैरह सारी चलती हैं, सबको सब पता है। मतलब बिज़नेस मेरा इतना फैला हुआ है इनका, अभी ये छुपा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से यही शेयर करना चाहती हूँ कि देखिए इस इंसान को, है ना, इतना सब कुछ मिला है, ईश्वर ने इतना सब कुछ दिया है, इसके पास किसी की कमी नहीं है, किसी चीज़ की 1 रुपए की कमी नहीं है ना। इसने ये जवाब दिया है कि मतलब इतना इसका 7-8 हज़ार रुपये में ये अपना खर्चा पूरा कर रहा है, और अपनी बेटी और बीबी को देने के लिए इसके पास कुछ नहीं है। मैं जब वहाँ थी ना ससुराल में, तब इसने 1 रुपये मेरे को खर्चे के लिए नहीं देता था। मैंने तो आपको बताई ना कि बेटी को पैम्पर तक नहीं पहनाने दिया जाता था मेरे सास और जेठानी के कारण, है ना। तो अब आप सोचिए कि इसके पास 1 रुपये नहीं है, ये करोड़ों का मालिक, इसके पास अपनी बीबी और बच्चे के लिए 1 रुपये तक नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि इसकी हकीकत सबके सामने आना चाहिए, है ना। और इसमें ये अकेला इसका दिमाग नहीं चला है, इसकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है ना। तो गाइस ये वीडियो बहुत बड़ा जा रहा है, आगे की चीज़ें मैं आपसे अगले ब्लॉग में शेयर करूँगी, और उसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी कि मेरा कहाँ कहाँ, मेरे ससुराल का कौन कौन सा बिज़नेस है। और मैंने तो इसमें ब्लॉग में आपको बताया कि मुझे क्या जवाब दिया मेरे हस्बैंड ने, कि उसके पास कुछ भी नहीं है ना। तो ठीक है, आपके पास कुछ नहीं है, अच्छी बात है। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपके पास अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो मेरे को पता है कि आप बोलते हैं ना कि आपको बेटा चाहिए था, बेटी से तो आपको वैसे ही लगाव नहीं। बेटी आप लोगों को ना तुमको चाहिए था, ना तुम्हारे परिवार वालों को चाहिए था, ठीक है। लेकिन मैं ये भी सोचती कि अगर मेरे को बेटा भी होता ना, तब भी तुम वैसा ही रहते, तब भी तुम नहीं सुधरते, है ना। तो मेरे को कोई इसका अफसोस नहीं है कि मेरे को बेटा नहीं हुआ, बेटी हो गई, है ना। मेरी बेटी है, मैं पाल लूँगी, लेकिन उसका पूरा हक है, तो आप उसके हक को नहीं मार सकते, ठीक है ना। तो उसका हक तो उसको मिलेगा, ऊपर वाला दिलवा कर ही रहेगा, ठीक है ना। तुम चाहे जितने हाथ पैर मार लो, जितने जो करना है जो कर लो, लेकिन ऊपर वाला बैठा है ना न्याय करने के लिए। तुम जहाँ पैसे चला रहे हो, तुम दूसरी जगह पैसे चला सकते हो अपने केस को कमज़ोर करने के लिए, है ना। वहाँ अपनी बेटी और बीबी को तुम पैसा नहीं दे सकते, लेकिन दूसरी जगह तुम फालतू में पैसा दे सकते हो, है ना। लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये तुम्हारी मेंटलिटी है,
मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी तुमको नहीं आ रही है चीज़ें समझने। तुम चाहते तो शांति से ये चीज़ें निपट सकती थी अभी भी, लेकिन अब तुम खुद ही चाहते हो कि ये चीज़ें पब्लिकली शो हो। तो ठीक है, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। मैं तो चाहती हूँ कि शांतिपूर्ण तरीके से चीज़ें निपट जाएँ। अभी भी मैं ये कहती हूँ कि ठीक है, तुमने जो किया अच्छा किया, पर आगे का जो कर रहे हो वो अच्छा करो। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ तुमसे पतिदेव जी, कि तुम कभी किसी की दुआ नहीं ले रहे हो ना, तो बद्दुआ भी मत लो। और ये लगती है, हाँ, ये बद्दुआ लगती है। तुम ये मत सोचो कि तुम मेरा अकेला बुरा कर रहे हो या अपनी बेटी का अकेला बुरा कर रहे हो, सिर्फ हम ही दोनों से सुन रहे हो। नहीं, मुझसे जुड़े जितने लोग हैं ना, सबकी हाय निकलेगी, सबकी हाय। अगर तुम गलत करोगे ना, तो गलत का परिणाम भोगना ही पड़ेगा, है ना। और शायद अभी भोग भी रहे होगे, पर अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। मैं तो यही कहूँगी कि ईश्वर आप अकेले को नहीं, आपके पूरे परिवार को सद्बुद्धि दे। ये ब्लॉग बहुत लंबा जा रहा है, आगे की चीज़ें मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। तब तक के लिए अपन मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।